आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। खबर दोपहर में आज बात करेंगे तालिबान और हिंदुस्तान की। अफगानिस्तान के मसले पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का कहना है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। जयशंकर के मुताबिक फिलहाल हुकूमत हिंद की तवज्जो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और अपने शहरियों की बहिफाजत वापसी पर मरकूज है। जयशंकर ने मजीद कहा कि अफगान अवाम के साथ हिंदुस्तान के तारीखी ताल्लुकात को जारी रखा जाएगा। वहीं हुकूमत हिंद ने काबुल में हिंदुस्तानी सफारतखाने को बंद किए जाने का दिफा किया है। इससे कबल कश्मीर से मुतल्लिक भी तालिबान का मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। तालिबान ने वाज़ेह किया है कि कश्मीर दो तरफा मसला है और यह अंदरूनी मामला है। तालिबान के मुताबिक कश्मीर के मामले में तीसरे फरीक के दखल अंदाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी जानिब रूस, चीन, पाकिस्तान जैसे ममालिक अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं, तो वहीं अमरीका भी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पर अमल पैरा है। अभी तक आए अमरीका के बयानात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमरीका तालिबान को अफगानिस्तान में हुकूमत चलाने का एक मौका फराहम करना चाहता है। अब ऐसे में हिंदुस्तान तालिबान के तई क्या सोच रहा है, ये अहम बात है। Like everybody else, very carefully following developments in Afghanistan. I think our focus is on ensuring the security in Afghanistan and the safe return of Indian nationals who are there. So that is really what has been very much the focus of my own engagements here. Talking to the UN Secretary General, to other colleagues who are here, as well as with the US Secretary of State a few days ago. Well, look, I think I mean, first of all, while you used the word investment, I mean, for us, it reflected what was a historical relationship with the Afghan people. I think that relationship with the Afghan people obviously continues, and that will guide our approach to Afghanistan in the coming days. At this time, I think these, as I said, these are early days. Our focus right now is on ensuring the safety and security of Indian nationals who are there. हिंदुस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है काफ़ी अच्छे रहे हैं और हिंदुस्तान की अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हिंदुस्तान की $1 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा टाई अप्स रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। वहीं 2001 के बाद जिस तरह से एग्रीमेंट्स भी होते गए, तो मज़ीद जो है ट्रेड के रिश्ते भी अफगानिस्तान के साथ मजबूत होते गए। यही नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो इस तरह से है कि साउथ एशिया में ये काफ़ी अहम एलाय बन जाता है हिंदुस्तान के लिए। ऐसे में अब अगर चीज़ें बदल रही हैं अफगानिस्तान में, तालिबान की हुकूमत आ रही है अफगानिस्तान में, तो किस तरह से अब जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी। लेकिन बावजूद इसके ये ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक एलाय बनती रहे अफगानिस्तान, क्योंकि दीगर ममालिक पाकिस्तान भी है और बॉर्डर वहीं पर चाइना के साथ भी लगते हैं, जहां पाकिस्तान और चाइना जो है तालिबान की तरफ सॉफ्ट अप्रोच रखता है और अच्छे टाइज भी रखते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान हो, चाइना हो या रशिया हो, कहीं ना कहीं अपना लिया है तालिबान की हुकूमत को अफगानिस्तान में। वही अब किस तरह से क्या अप्रोच रहना चाहिए हिंदुस्तान की, क्या कुछ पॉलिसीज चेंज होंगी, वही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर के एग्रीमेंट्स हो चुके हैं हिंदुस्तान के, और कई इन्वेस्टमेंट्स भी हो चुकी है। उन एग्रीमेंट्स का अब क्या होगा, अब जबकि तालिबान आ चुकी है, किस तरह से ये प्रोजेक्ट्स होंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कई सारे प्रोजेक्ट्स 400 प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते आ रहे हैं अफगानिस्तान में। और वहीं अगर हम बात करें, अफगानिस्तान का पार्लियामेंट भी जो है $90 मिलियन
की लागत से बनाया गया, जिसका इफ्तिताह 2015 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ही किया था। तो इस तरह के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वहीं बसेस और कई दीगर जो भी बेसिक चीजें हैं प्रोवाइड करता है हिंदुस्तान अफगानिस्तान को। लेकिन अब ये किस तरह से चेंज होगा, क्या उसमें तब्दीली आएगी या फिर जिस तरह से पहले टाइप रहा वैसे ही चलेगा, ये सब जो है आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो है हिंदुस्तान भी तमाम तर सूरत हाल पर नजर बनाए हुए है। एस जयशंकर का भी बयान आया और वो चाहते हैं कि जिस तरह से अफगान लोगों के साथ ताल्लुकात रहे और बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं, आगे भी वैसे ही रहे। अबंडन नहीं करना चाहते हैं अफगान लोगों को, क्योंकि काफ़ी क्लोज रिलेशंस रहे और अफगानी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है हिंदुस्तान के साथ। और कई जो रेफ्यूजीज़ हैं वो पहले से हिंदुस्तान में भी है और कई ऐसे दीगर लोग भी हैं जो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, हिंदुस्तान में पनाह लेना चाहते हैं। इसके अलावा भी अब क्योंकि कई 35 डिस्ट्रिक्ट्स के अराउंड कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, वहीं एक और डैम को लेकर के भी पिछले साल ही अग्रीमेंट हुआ था और उसको लेकर भी कई मिलियन डॉलर्स का खर्चा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब क्या ये इन्वेस्टमेंट्स रुक जाएगी, किस तरह से इन अग्रीमेंट्स पर अमल होगा, वो देखने वाली बात होगी। क्या बातचीत होगी तालिबान के साथ, या फिर अभी जो है वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएगा हिंदुस्तान। जिस तरह से अमेरिका भी हालांकि दबे लफ्जों में चाहता है कि मौका दिया जाए तालिबान को, और जो बयानात अमेरिका की जानिब से सामने आ रहे हैं कि देखा जाएगा कि किस तरह के बयानात तालिबान की जानिब से दिए जाते हैं और किस तरह के एक्शंस लिए जाते हैं। क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में, क्या औरतों के हकूक जो है वो छीने जाएंगे, उन सारी चीज़ों पर नज़र रखने की बात यूएस ने कही है कि इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखेंगे और उसके बाद ही जो है कोई फैसला लिया जाएगा और डिप्लोमेटिक टाइज जो है तभी की जाएगी। वहीं हिंदुस्तान भी जो है इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए है। मीटिंगें भी हुई और उसमें किस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान आने वाले दिनों में अप्रोच रखता है उस पर नजर रखी जाएगी और उसके बाद ही शायद किसी तरह की बातचीत हो या ट्रेड बहाल हो जाए। क्योंकि आपको बता दें बायलैटरल ट्रेड जो कि $1 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड है, वो अभी रुकी हुई है, वो अभी बंद है जिस सिचुएशन की वजह से। और अगर ये बहाल नहीं होती है तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में डिप्लोमेटिक टाइज का होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन उसमें शायद कुछ वक्त लग जाए क्योंकि बातचीत होना जरूरी है, सिचुएशन का थोड़ा काम होना और सिचुएशन को पॉलिटिकली बेहतर होने की जरूरत है, इस्तेकाम होने की वहां पर जरूरत है, तभी जाके शायद ट्रेड भी बहाल हो जाए। अगर हम बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रेड है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, क्योंकि रास्तों के जरिए, रोड्स के जरिए वो मुमकिन नहीं होता है और हवाई सफर के जरिए ये सारी ट्रेड्स मुमकिन हो पाती है और इस वक्त वो बहाल नहीं है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। अवस्थी जी, अभी जो हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं, ऐसे में हिंदुस्तान की जो बायलैटरल ट्रेड है अफगानिस्तान के साथ वो रुकी हुई है और ऐसे में बहुत नुकसान भी ट्रेडर्स को उठाना पड़ सकता है। आगे चल के किस तरह से ये ट्रेड बहाल होगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी गवर्नमेंट की? इस समय पर भारत की सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि वहां पे जो इंडियंस हैं उनको सेफ्टी से यहाँ लाया जा सके। जैसा कि अभी आपने 2 दिन पहले देखा है किस तरीके से बुलेट प्रूफ कार के अंदर 7 कारों के अंदर 130 लोगों को लाया गया और फिर इनको इंडिया में पहुंचाया गया। ये तो हमारी मुख्य उद्देश्य ट्रेड नहीं है आज की तारीख में। ट्रेड हम देखेंगे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद जब शांति बहाल होगी, यदि हुई तो। पर आज की डेट में जो भारतीय लोग वहां पे हैं उनको इंडिया में लाना सबसे टॉप प्रायोरिटी है। ट्रेड इज द सेकेंडरी थिंग नाउअडेज। वहीं जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 के करीब हिंदुस्तानी वहां पर फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने की तैयारियां किस तरह से चल रही है, क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर से लेके
जो हमारे मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो तक अजीत डोभाल जी लगातार कंटिन्यूसली आपने देखा है कि जामनगर में कैसे लाया गया। यहाँ तक भी जो वहां पे एम्बेसीज में हमारे 3 डॉग्स थे उनको भी हम लेके आए हैं। तो भारत की जनता और भारत के जो लोग हैं वो निश्चित रहे, हमसे जो बेस्ट हो सकता है ऐसे डिजिटल टाइम पर। हमने 7 किलोमीटर दूर अंदर से हम लोगों ने कार के बुलेट को ग्लास के अंदर बहुत अर्ली आवर्स में बिना तालिबानों को खबर किए हुए हमने लगभग 140 लोगों को लाए हैं। लगभग 200-250 लोगों की लिस्ट अभी और भी तैयार है, उनको भी लाने का प्रयास चल रहा है, जल्दी लाएंगे जी। वहीं कई खबरें ये भी सामने आई कि जो वहां पर लोग फंसे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में है, गुरुद्वारे में है, दीगर जगहों पर फंसे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑफिशियल्स के साथ कांटेक्ट हो, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हेल्पलाइन नंबर्स है, मेल्स है। हालांकि मिनिस्ट्री की जानिब से ये बयान आया था कि उन तमाम तर चीज़ों को सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन अभी भी मुश्किलें कुछ दरपेश है। एक साथ आई है, इतना बड़ा स्ट्रगल हो रहा है, हो सकता है कि कोई कनेक्शन ना हो पा रहा हो, लोकल अथॉरिटी से बात हो, वहां की कनेक्टिविटी का इशू हो, टेलीफोन्स के इश्यूज हो। हम अपने से भरसक प्रयास जो बेस्ट हो सकता है आज तक के इतिहास में वो कर रहे हैं, और हमको लगता है कि जो कुछ छोटी मोटी कमियां उसको भी ठीक कर हम अपने भारतीयों को सुरक्षित ले आएंगे, जैसे पहले भी लाए हैं। पिछली बार जो लड़ाइयां हुई थी वहां से भी और किसी और देशों से भी, और इवन कोविड कॉल में भी हम लोगों को लाए हैं जो वंदे भारत के फ्लाइट चली थी, स्पेशल फ्लाइट चली थी, इसी समय पे हेलीकॉप्टर्स और वो वायुयान जो हमारे बिल्कुल इक़दाम किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका टीपी त्यागी जी। किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए हिंदुस्तान को, आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर हम पूरी तरह से इवैक्यूएट कर लेते हैं अफगानिस्तान से, तो उसका मतलब होगा कि हिंदुस्तान के फुटप्रिंट अफगानिस्तान में खत्म हो जाएंगे। हमने जो आज तक $3 बिलियन से ज्यादा के करीब 160 प्रोजेक्ट्स वहां चलाए, डैम बनाए, हाईवेज बनाए, उन सब का क्रेडिट खत्म हो जाएगा। लिहाजा हमें इवैक्यूएशन तो करना है, और इवैक्यूएशन में ज्यादा जरूरी है उनका इवैक्यूएशन जो तालिबान या तालिबान के साथ में खास तौर पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के जो आतंकी आ गए थे, और उनके निशाने पे इंडियंस खास तौर पे हैं। पाकिस्तान में अभी अभी एक बयान आया था किसी लाल टोपी का कि जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है, वो हिंदू कुश का मतलब हिंदुओं को कत्ल करने की जगह, और एक लंबा अरसा हुआ कि हमने हिंदुओं का कत्ल किया है, अब मौका आया है। हालांकि ये विचारधारा किसी एक व्यक्ति की होगी, लेकिन फिर भी विचारधारा है। तो इसलिए हमको जो हमारे इम्पोर्टेंट इंडियंस वहां पे हैं, जिनके ऊपर नजरें गड़ी हुई हैं आतंकी संगठनों की, उनके इवैक्यूएशन को तो टॉप प्रायोरिटी देनी ही चाहिए। बाकियों को इवैक्यूएट करना चाहिए, पर अपने जो कंसुलेट है, जो हमारा वहां पे एम्बेसी है, उसे पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए। एक सवाल पूछता हूँ, क्या हम नॉर्थ कोरिया से बात नहीं करते हैं? अगर हम नॉर्थ कोरिया से बात कर सकते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि तालिबान से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है, तालिबान को समर्थन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तालिबान से बात तो जारी रखी जाए। ये तो हुआ एक पहलू इंडिया के लिए कि जब तक इवैक्यूएशन इंपॉर्टेंट लोगों का पूरा होता है, तालिबान से बात जारी रखी जाए। दूसरी बात, हमें हिंदुस्तान के हितों को ख्याल रखना है, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट कई वजह से है। हमने चाबहार एयर जो पोर्ट था ईरान का, उसमें पैसा इसलिए लगाया, उसको इसलिए डेवलप किया कि हम अफगानिस्तान के थ्रू व्यापार कर सकें, वो भी खटाई में पड़ जाएगा। लिहाजा हमारा दूसरा एक्शन होना चाहिए गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान का मतलब पीओके, और पीओके हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है। पीओके के बारे में पार्लियामेंट में ये घोषणा की जा चुकी है
तो अगर हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है और उससे हमें देश काल पात्र को देखते हुए थोड़ा प्रीपोन भी करना पड़े, तो दिस इज द टाइम जी, कई स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए जाने चाहिए। वही इस वक्त हमारे साथ मेंबर ऑफ यूनेस्को, मेंबर ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड पीस काउंसिल यूएन, डॉक्टर बरखा वर्षा जी जुड़ चुकी हैं। खैर मकदम है आपका। बरखा जी, क्या यूएन एक्सेप्ट करेगा तालिबान की हुकूमत को और क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा उसके लिए? यूएन तो तालिबान के जो रवैये हैं और जो तौर तरीके हैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यूएन जो वो ह्यूमैनिटी बेस पे काम करता है और कल्चर के लिए काम करता है। तो जो चीजें कल्चर में कई चीजें आ जाती हैं, इट्स नॉट अबाउट म्यूजिक एंड समथिंग एल्स। तो जो भी चीजें ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होती हैं, यूएन उसके साथ कभी भी खड़ा नहीं होता है। यूएन पूरी दुनिया में लोगों की मदद के लिए है और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ जो अभी इन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। हमारे उनके साथ बहुत पुराने रिलेशंस हैं और उनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमें उनकी बात माननी तो नहीं है, लेकिन कम से कम हम उनके साथ बात कर तो सकते हैं। हम एग्री नहीं कर रहे हैं उनसे कि वो जो कुछ करेंगे तालिबान वो सही है, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। वहां पे इतने इंपॉर्टेंट लोग जो वहां पे रह गए हैं, अभी भी रह गए हैं, उनको किस तरह जल्दी से जल्दी, आपको पता है एक एक दिन कितना भारी होता है ऐसे माहौल में रहना। हर दिन ऐसा लगता है कि कल सुबह क्या होगा हमारे साथ, हमें पता नहीं। तो ये बहुत जरूरी बन जाता है कि उनको जल्दी से जल्दी, आप देखिए कल परसों में जो 120 लोग लाए गए हैं, उसके बाद भी इस चीज को प्लानिंग को बहुत कछुए की चाल से नहीं चलाना है, क्योंकि वहां पर लोग दहशत में हैं। उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट तक पैसा है, एक लिमिटेड अमाउंट तक सब चीजें हैं। वो कितने दिन उस दहशत को झेल पाएंगे, कितने दिन उतने कम पैसे में काम कर पाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं इंडियंस जिनके पास अब पासपोर्ट भी नहीं है, जो हमने अभी देखा कि उनके ओनर ने उनके पासपोर्ट रख लिए। तो इस समय ये एक जो एयरलिफ्ट, इमरजेंसी एयरलिफ्ट होता है वो करना ही चाहिए और जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। रही बात यूएन की, तो यूएन कभी भी इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता है, कभी भी नहीं किया। जी अवस्थी जी, आपने टीपी त्यागी साहब और बरखा वर्षा जी को सुना। दोनों ये कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इक़दाम किए जाने चाहिए, जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको जल्दी निकालना चाहिए और बातचीत तालिबान से होनी चाहिए। मैं वर्षा जी ने बहुत काम किया अफगानिस्तान में, ऐसा बताया तो मेरे ज्यादा अच्छा समझती हूँ, और वहां से सेफ्टी से लेके आना बड़ा अच्छे तरीके से, तो सेफ्टी से लाना ज्यादा जरूरी है। हबड़ खबड़ में वहां पर कोई केस हो जाए आपने देखिए अभी आपने 7 बुलेट प्रूफ कारों में लोगों को लाया गया और बहुत अर्ली मॉर्निंग में लाया गया, जिससे कि लोगों को दिखाना चले। वहां के लोकल सिक्योरिटीज को कॉन्फिडेंस में लिया गया। इस तरीके से ही काम हो सकता है। हम वहां जल्दीबाजी करें और कुछ बड़ा, जैसा बताया लश्कर तैयबा भी पहुंच गया है, वहां पे मिक्स हो गया है, तो बड़े ध्यान से और प्रॉपर तरीके से काम हो सकता है। हाई अलर्ट पर ये हमारा मिशन है। इस पर कोई कमेंट ना करा जाए कि इसको आज ही कर लिया जाए, कल ही कर लिया जाए। हम लोग टीवी चैनल से कुछ भी बोल सकते हैं। जो टॉप प्रायोरिटी है, वो पहली प्रायोरिटी मेरी यही है कि सबको लाया जाए, जैसा अभी इन्होंने त्यागी जी। पर क्या उसके लिए तालिबान से बात होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी यदि बात होगी तो वो लश्करी लोग हैं कि तालिबान के लोग हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यूएस ने बात की है, यूएस ने बात की अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए। हाँ, यूएन से बात हुई है हमारी यूएस के जो वहां पे सोल्जर्स हैं एयरपोर्ट में, उनके साथ बात हुई है। यूएस के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन चल रहा है हमारा। यूएन की 2 मीटिंगें ली जा चुकी है। 1 हफ्ते के अंदर 2 बार मीटिंग होना बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं त्यागी जी की इस बात से मैं वो नहीं रखता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि खाली इंपॉर्टेंट लोगों को लाना चाहिए। यदि हम अपने फ्लाइट में से जो 3 डॉग हैं जिन्होंने हमारी सुरक्षा रखी इतने सालों तक, उसको भी लेके आ सकते हैं पिछली बार, तो भारत का एक एक नागरिक यदि वहां पर है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, भर्ती है, उसको लाना हमारा प्रायोरिटी है। मैं उसको लेके आएंगे। हमको दोबारा अपना कोई वहां पे पद चिन्ह रखना है, दोबारा कुछ डेवलप करना है। जब हमारी टॉक्स हो जाएंगी, जो लेटर ऑन हो सकती है, उनको ऊपर हमारा विचार चल रहा है। हमारा अवस्थी जी, अगर हम देखें दीगर मुल्कों ने पहले ही, इनफैक्ट जब फॉल होने से पहले ही बातचीत शुरू कर दी थी तालिबान के साथ, और अक्सर ये ओपिनियन भी दिया जाता है कि हिंदुस्तान को भी बातचीत शुरू पहले कर देनी चाहिए थी। ये सब चीजें आपको बताई नहीं जा सकती हैं कि हमने पहले बात करी थी, नहीं थी, हमारी डिस्कशन चल रहा था, नहीं चल रहा था। ये सब हाई लेवल पे डिस्कशन हैं।
आपको खाली इतना जानकारी रहनी चाहिए कि अगले कुछ दिनों में हमारे सभी भारतीय आने वाले हैं इंडिया में। उसके बाद ट्रेड और रिलेशनशिप के ऊपर बात होगी। किस देश में आज अभी 1 मिनट पहले तालिबान ने 1 मिनट पहले जब आपके चैनल पे था तभी मेरे पास मैसेज आया कि उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान में शरिया कानून ही रहेगा और कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब तक उस जगह पर शांति नहीं स्थापित हो जाती है, ट्रेड और रिलेशनशिप की बातें ना की जाए। हाँ, जो अमन बहाल होना चाहिए तब जाके बातचीत होगी। बरखा वर्षा जी, ये बताएं कि अब क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान, चाइना और रशिया जो है वो एक तरह से हिमायत में दिख रहे हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो लग रहा है कि वो मौका देना चाहते हैं। ऐसे में अगर इस तरह से, क्योंकि चाइना रशिया अगर हक में आ जाते हैं तालिबान हुकूमत के, तो किस तरह से यूएन में डिसीजन लिया जाएगा, किस तरह से पूरी सिचुएशन को देखा जाएगा ग्लोबली? देखिए, यूएन किसी एक कंट्री के फेवर में होके या एक कंट्री के अगेंस्ट होके नहीं काम कर सकता है। यूएन का अपना एक पैटर्न है काम करने का। यूएन जो होता है वो सभी कंट्रीज के बेनिफिट्स देखता है, वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे काम करता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो अभी जैसे ये कह रहे हैं कि वहां से इंडियंस को निकाल दिया जाएगा, इंडियंस को जो खास हो, आम हो, इंडियन है, हर इंसान की जान बराबर से कीमती होती है। इंडियंस को निकालने के बाद मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी सर, आप तो सुन रहे हैं इस समय, मुझे कल भी मैंने बात किया था, मेरे वहां पे मेरे मेंबर हैं जिन्होंने हमारे लिए काम किया है। आज मैं यहाँ पे सही सलामत जिंदा वापस आई हूँ तो उन लोगों की वजह से आई हूँ। उन्होंने हमारे मीडिया चैनल्स के लिए वहां से रिपोर्टिंग करी, फ्री ऑफ कॉस्ट करी, कुछ भी नहीं था, बस मेरे कहने पर उन लोगों ने किया। मेरी सर रिक्वेस्ट है कि प्लीज उन लोगों के लिए भी सोचा जाए जिन्होंने आज मुझे यहाँ जिंदा वापस मेरी इतनी मदद करी, इतनी मुश्किल हालात के बाद भी मैं यहाँ जिंदा वापस आई हूँ। प्लीज उनके लिए भी कुछ करें ताकि वो किसी तरह से इंडिया, ठीक है वो लोग अफगान लोग हैं, लेकिन इंसानियत के नाते हमें कुछ तो उनके लिए करना ही चाहिए सर। जब भी कभी कोई ऐसा रास्ता बने तो जरूर हमसे शेयर करें ताकि हम वो लोग जिन्होंने इंसानियत के लिए काम किया। वर्षा जी, जो भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, यही इंतजामिया से अपील है कि उनको वहां से निकाला जाए। तमाम तर लोगों की जाने इक्वली इंपॉर्टेंट है, उन्हें जरूर निकाला जाएगा। त्यागी जी, ये बताएं कि अब जबकि सिचुएशन चेंज हो रही है इस खित्ते में और पाकिस्तान, चाइना और रशिया एकजुट होकर एक तरफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वॉशिंगटन के साथ इंडिया के रिश्ते मजबूत हो जाएंगे या अब इक्वेशन किस तरह से आपको नजर आती है? आप मेरे से पूछ रही है ना? जी जी, त्यागी जी आपसे पूछ रहे हैं। जी 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 मैं बताना चाह रहा हूँ, अमेरिका के साथ में तो हमारे रिश्ते पहले से ही मजबूत हैं। हमारे अमेरिका के साथ में क्या हमारा बीका एग्रीमेंट नहीं हुआ था, बेसिक एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन? तो हमारा जो बीका एग्रीमेंट था वो आराम से नहीं होता, वो क्वाड में पिछले 8-10 सालों की एक्सरसाइज के बाद हुआ। तो उनके साथ हमारे मजबूत है, पर हमारे रिश्ते रशिया से भी खराब नहीं है। और रशिया और चाइना बेशक आज जो कुछ कह रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेटिंग एंड वॉचिंग, वो भी कुछ समय के बाद में फैसला लेंगे। और मैंने ये नहीं कहा कि आप सारे इंडियंस को मत निकालो, मैंने ये कहा कि जो टारगेट पहले होते हैं, क्या अशरफ गनी को बाकी सारे अफगान के साथ बराबर किया जा सकता है? तो जो हमारी एम्बेसी में लोग थे उनको निकाल लिया गया, अब बाकियों को भी निकाला जाए, लेकिन अपना फुटप्रिंट हमें वहां खत्म नहीं करना है। अगर शरीयत ये कहती है कि साहब टीवी मत देखो, खेलो मत, डांस मत करो, बुर्का पहनो दुनिया भर के, तो शरीयत ये भी कहती है कि अपनी कही हुई बात से पलटो मत। ये शरीयत में है, और अगर ये शरीयत में है और उन्होंने ये कहा है तालिबानियों ने कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम जो एम्बेसीज हैं उनकी भी सुरक्षा करेंगे, और भारत जो प्रोजेक्ट चला रहा था हम चाहेंगे कि वो उसे पूरा करे, ये भी तो उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हमें इसको कंसीडर करते हुए अपने फुटप्रिंट हमेशा के लिए खत्म ना करें। अब इस तरह सोच जो है वो जारी है, और ये सोच तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक, जैसा मैंने कहा, जब तक गिलगित बाल्टिस्तान के थ्रू हम अपना वो रास्ता ना करें। अवस्थी जी, ये बताएं कि एम्बेसी को मुकम्मल तौर पर बंद करना क्या ये सही है? क्या इस वजह से मजीद परेशानियां नहीं होंगी वहां पर लोगों को? देखिए, कोई एम्बेसी ऐसी बंद नहीं की जा रही है। जो एम्बेसीज के अंदर वहां के लोकल लोग हैं वो लोग रहेंगे, पर अभी आज की स्थिति में एम्बेसी को खोल नहीं सकते हैं। पर जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और जितने भी लोग इधर आ रहे हैं, उसका कोऑर्डिनेशन अभी भी हो रहा है। मैं
वर्षा जी की बात को मानता हूँ, उनकी जो जान बचाई है, जिन लोगों ने बचाई है जी, उन सब लोगों को उनके लिए एक प्रॉपर पैसेज होना चाहिए, शांति के साथ उनको नया जगह मिलनी चाहिए, वो कहीं भी हो, जहां पे भी उनकी आवश्यकता हो, जहां से भी वो जा सकते हैं। मैं और भी ये कहना चाहूंगा, जो त्यागी जी ने बात कही है कि हम वहां का कोई जगह छोड़ के हमेशा के लिए नहीं आ रहे हैं, ये टाइम भी की स्थितियां हैं जब वहां पर हमारी अभी कोई तालिबान से कोई टॉक नहीं हुई है, उनका कोई कैसा कंट्री को चलाएंगे ये नहीं मालूम है। जब हम तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो है अपनाए हुए हैं और अभी किस तरह से सिचुएशन बनकर आती है वो देखना होगा। और जिस तरह से यूएन का भी बयान आया था कि अफगानिस्तान को अबेंडन नहीं करना है, वहां के लोगों को ऐसे ही उनके हाल पर नहीं छोड़ देना है, एकजुट होकर तमाम तर मुल्कों को भी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। कर्नल टीपी त्यागी साहब, साथ साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और डॉक्टर बरखा वर्षा जी, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।